जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों को किस किस चीज़ का एविडेंस कहाँ से मिल सकता है, तो हम लोग एक बार जस्ट बुक से देख लेते हैं कि क्या चीज़ हम लोग को किस तरह से बुक में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले उसने हम लोग को ये बताया हुआ है कि किसका एविडेंस कहाँ से मिल सकता है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये आना चाहिए। फिर उसने सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के ही एविडेंस को स्टार्ट किया, जिसमें उसने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर पहले तो उसने ये बताया हुआ है कि क्यों क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो बेटर नहीं है। फिर उसने आपको थोड़ी सी बताई हुई है कि हमारे पास जैसे कि उसने कुछ फैक्टर्स में नेचुरल रिकवरी बताया हुआ है कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होगी, एक्यूट लो बैक पेन होगी, वो विदाउट इंटरवेंशन ही रिजॉल्व हो सकती है। फिर उसने हम लोग यहाँ पर स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन का फिनोमिनन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हम लोगों को उसने जो है वो नेक्स्ट पेज पे हॉथॉर्न्स इफेक्ट क्या होता है और फिर प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है विद एग्जाम्पल ज़रा उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर इन चीज़ों को अगर हमें एक एक एग्जाम्पल पीछे से देख लें या फिर खुद से भी एग्जाम्पल लिख लें, तो हम लोग को ये एक टेबल अगर हम कर ले तो हमारा पूरा ये टॉपिक जो है वो कवर हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है, वाई क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आर नॉट आइडियल एंड इज़ नॉट कंसीडर गुड एज एविडेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, तो हम लोगों को उसका ये आंसर जो है वो सिंपली लिख सकते हैं। देन हमारे पास आ सकता है कि नेक्स्ट पे अगर थ्योरीज को हम कह रहे हैं कि थ्योरीज भी तो होती हैं, एक ऑब्जर्वेशन थी फिर थ्योरीज क्यों इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन का अच्छा एविडेंस नहीं प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि थ्योरीज हम लोगों को ये बता सकती हैं कि आपकी इंटरवेंशन जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती है कि वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जैसे कि वो लिखते हैं, थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इंटरवेंशन लीड अस टू बिलीव दैट इंटरवेंशन शुड बी इफेक्टिव। थ्योरीज माइट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। वो ये तो बता सकते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, लेकिन वो हम लोगों को ये नहीं बता सकती हैं, बट दे कैन नेवर टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। वो हमें साइज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन नहीं बता सकती हैं। अब क्यों नहीं बता सकती हैं, ये चीज़ उसने बताई हुई है हम लोग को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं कि थ्योरीज एक तो ये कि इनकम्प्लीट होती हैं, और फिर ये कि थ्योरीज में जो है वो हमेशा एक हाइपोथेसिस होती है जिस पे वर्क किया जा रहा होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि थ्योरीज के ऊपर जो है वो यूजुअली एक हाइपोथेसिस होती है रादर देन अ कॉम्प्रीहेंसिव एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रूथ। अब देखिए, कोई बंदा अपनी हाइपोथेसिस बनाकर उस पर थ्योरी लिख रहा है, तो हो नहीं सकता कि वो हमेशा अपने ओपिनियन को साइड पे रख के जो है हम लोग को दे दे। ठीक है, और थ्योरीज शुड बी एंड यूजुअली आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट रिवीजन। और थ्योरी पे हमें पता है बार बार जो है वो चेंजेस होती रहती है, रिसर्चेज होती रहती है, डिफरेंट रिसर्चर्स थ्योरी को जो है वो हमेशा कभी गलत साबित करने के लिए क्लेम कर रहे होते हैं, तो जो है वो थ्योरीज विद टाइम चेंज हो रही होती है। तो वही बात उसने लिखी हुई है, थ्योरीज कैन टेल अस अबाउट द ट्रीटमेंट इफेक्ट बट दे कैन नॉट टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बुक में देखें तो बुक में उसने हम लोग को इसकी एक जो है ना वो एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, और वो एग्जाम्पल उसने हम लोग को मसल एनर्जी टेक्निक की दी हुई है। ठीक है, या फिर उसने हम लोग को यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की भी आई गेस एग्जाम्पल दी हुई है। देखिए, उसने कहा है कि लेबोरेटरी स्टडीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड माइट शो द इंसोनेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, इंक्रीज द secretion of the collagen, or that ultrasound hasten ligament healing, and these finding might suggest that the ultrasound will bring about the clinically useful effects such as returning objects to sport faster than the otherwise, but how much faster, कितना फास्टर देगी ये नहीं बताएगा हम लोगों को। ठीक है, ये चीज़ उसने हम लोग की, जैसे कि अगर वो पेन को इम्प्रूव करेगी तो कितनी इंटेंसिटी तक पेन को इम्प्रूव करेगी, क्या किस तरह से पेन को इम्प्रूव करेगी, वो हमें ये नहीं बताएगा। ठीक है, ये चीज़ उसने हमें छोटी सी यहाँ पर बताई हुई। नेक्स्ट पे हमारे पास आती है, अगर हम लोग आते हैं अब जी हम अपने काम पे जो कि है रिसर्च। ठीक है, वो कहता है ऑब्जर्वेशन की भी बात कर ली, थ्योरीज की भी बात कर ली, अब हम रिसर्च पे किस तरह से काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल थेरेपी में अगर हम लोग एविडेंस बेस्ड फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिजियोथेरेपी इन्फॉर्म्ड बाय हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च इज टर्म्ड एज एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी। तो बिल्कुल यही बात है कि हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च कैन प्रोवाइड अस विद द अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द साइज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। अब वो उसने हमें बताया कि डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं जो मैंने आपको पीछे बताई, तो वो कहते हैं कि केस सीरीज़ किस तरह से हमें इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन का एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और क्यों हम इसको अच्छा नहीं समझते। देखिए, केस सीरीज़ भी एक टाइप ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ही है ना, कि मैंने एक मेरे पास पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मेरे पास पेशेंट आ रहा है। ठीक है, 10 पेशेंट भी मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं और उनके केस को मैंने रिपोर्ट करके मैंने जो है वो एक टेक्निक स्टेटिस्टिकल यूज़ करके उस रिजल्ट को जो है सम अप करने के लिए मैंने जो है वो एक केस समरी बना दी है, मैंने एक केस सीरीज़ जो है बना दी और उसको मैंने पब्लिश कर दी है। ठीक है, अब मुझे ये बेसिकली मेरी ऑब्जर्वेशन पे ही बेस करता है। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के बायसेस का रिस्क, जो कि हमने पीछे पढ़ा, नेचुरल रिकवरी हो गया, स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन हो गया, जितने भी बायसेस हमने पीछे पढ़े उन सब का रिस्क जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो होता है।
ठीक है। अब उसने यहाँ पर लिखा किस तरह से हुआ है, उसने बुक में हमें सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, असेसिंग पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट, अप्लाइंग इंटरवेंशन, डिटरमाइनिंग रादर इंटरवेंशन, ऑन एवरेज द पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव। वो कहता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क ऑफ बायसनेस होता है, तो इसलिए हम केस सीरीज़ को भी जो है वो अच्छा एविडेंस कंसीडर नहीं करते हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। अच्छा, अब केस सीरीज़ को भी नहीं करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि कंट्रोल ट्रायल्स पे आ जाओ। वो कहता है कि कंट्रोल ट्रायल्स इस तरह की ट्रायल्स होती है जिसमें हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब दो ग्रुप्स को किस तरह से कंपेयर कर रहे होते हैं अगर हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन देखना है। वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं, एक ग्रुप इंटरवेंशन को रिसीव कर रहा है, दूसरा ग्रुप इंटरवेंशन को रिसीव नहीं कर रहा है। पहले ग्रुप को हमने इंटरवेंशन दिया, दूसरे को हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दी। फिर वो कहते हैं वन ग्रुप रिसीव स्टैंडर्ड इंटरवेंशन और अदर ग्रुप रिसीव स्टैंडर्ड इंटरवेंशन प्लस अ न्यू इंटरवेंशन। मतलब उसको मैंने एक स्टैंडर्ड इंटरवेंशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल पेन रिलीविंग के लिए हम टेंस यूज़ करते हैं, मैंने उसको टेंस भी दे दिया, साथ में मैंने उसको कहा कि पेन रिलीफ के लिए मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड भी दे रही हूँ, तो मैंने उसको दोनों थेरेपीज एक ग्रुप को दे दी और एक को सिर्फ मैंने खाली टेंस दिया। फिर वन ग्रुप रिसीव पर्टिकुलर इंटरवेंशन एंड अदर ग्रुप रिसीव अ डिफरेंट इंटरवेंशन। जैसे कि मैंने एक पेशेंट को शॉक वेव थेरेपी दे दी प्लांटर फेशियाइटिस के लिए और दूसरे पेशेंट को मैंने अल्ट्रासाउंड दे दी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कहते हैं कि इसके अंदर रिस्क ऑफ बायसनेस जो है ना वो कंपैरेटिवली कम होता है। वो कहते हैं नेचुरल रिकवरी का मसला इसमें नहीं आ सकता क्योंकि दोनों ग्रुप्स हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप अगर नेचुरल रिकवरी दो हो रही है तो वो दोनों ग्रुप्स में ही होगी, क्योंकि कंडीशन तो ये कि है ना दो ग्रुप्स हैं, दोनों तरह के बंदे हैं, उनके अंदर एक ही डिजीज़ है, तो नेचुरल रिकवरी तो हो सकता है कि दोनों में हो जाए। फिर स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रॉब्लम भी दोनों ग्रुप्स में आएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो चीज़ हमने पीछे पढ़ी प्लेसिबो इफेक्ट, हो सकता है कि दो ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप का एक आधा पेशेंट बता दिए, दूसरे ग्रुप में दूसरे, बिकॉज साइकोलॉजी तो सेम रहेगी। हॉथॉर्न्स इफेक्ट भी वो कहते हैं इसमें इतना लागू नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों तरह के दो ग्रुप्स हैं, हम दोनों को करें, अगर एक में मसला है तो दूसरे में भी वो होगा। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर मसला ये है कि बोथ ग्रुप्स शुड बी कंपेयरेबल, दोनों ग्रुप्स कंपेयरेबल होने चाहिए। मतलब दोनों ग्रुप्स को एक तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, दोनों ग्रुप्स की क्वालिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक जैसी हैं, उनकी डिजीज़ की प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक जैसी है। तो वो कहते हैं कि बोथ ग्रुप्स में भी कंपेयरेबल ये होना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि अगर हम कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं तो हम कहते हैं कि शायद दोनों ग्रुप्स जो हैं वो कंपेयरेबल ना हो, और इसके लिए हम कहते हैं कि दो तरह के बायस आ सकते हैं, एक हो सकता है सिलेक्शन बायस और दूसरा हो सकता है एलोकेशन बायस। दोनों का मीनिंग सेम ही है। हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, एक कंडीशन से, हम लोगों ने कहा कि हमने रिसर्च करनी है, हम लोगों ने पेशेंट को लाया। ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट आए और हम लोगों ने उनको सिलेक्टिवली, जी कुछ पेशेंट्स इस ग्रुप में आएंगे, कुछ पेशेंट इस ग्रुप में आएंगे, कुछ इस ग्रुप में आएंगे, कुछ इस ग्रुप में आएंगे, इसको मैं इंटरवेंशन ये वाली दूंगा, इसको इंटरवेंशन वो वाली दूंगा। अब मैं अगर अपनी रिसर्च को अच्छा बनाना चाहती हूँ तो हो सकता है कि मैं कोई पेशेंट जिसके अंदर कम मसला हो, जिसकी कंडीशन कम हो, मैं उसको कहूँ कि ये मेरी इंटरवेंशन ग्रुप में आएगा और उसको मैं वो इंटरवेंशन लगा दूँ और पेशेंट चाहे उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था तो उससे रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि सिलेक्शन या एलोकेशन बायस आ जाए, कि हो सकता है कि ग्रुप्स प्रॉपर्ली दोनों ग्रुप्स में एलोकेटेड ही ना हुए हों, और इस वजह से वो कहते हैं कि चांसेस हो सकते हैं कि वो कंपेरेबल ना हो। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है, यंग पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है उससे जल्दी रिकवर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डरली पेशेंट। तो हो सकता है कि मैं एक ग्रुप जो इंटरवेंशन ग्रुप है उसके अंदर सारे यंग पेशेंट ले लूँ कि वो जल्दी से बेहतर हो जाएंगे और मेरी रिसर्च अच्छी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं ये चीज़ कर लूँ। तो वो कहते हैं कि इसमें सिलेक्शन बायस या एलोकेशन बायस का रिस्क हो सकता है, इसीलिए हम कंट्रोल ट्रायल्स को भी अच्छा नहीं समझते हैं फॉर द एविडेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। हम लोग सबसे बेहतरीन कंसीडर करते हैं आरसीटीज़ में। अब वो आरसीटीज़ में क्या कहते हैं, इन आरसीटीज़ सब्जेक्ट एग्रीज टू बी एलोकेटेड टू आइदर इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप एंड देन एलोकेटेड थ्रू रैंडम प्रोसेस। वो कहते हैं कि सब्जेक्ट्स आते हैं, वो हमारे पास वो बताते हैं कि भाई हम स्टडी का पार्ट बनना चाहते हैं और फिर हम रैंडमली उनको एलोकेट करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर। अब रैंडमली एलोकेट हम लोग ब्लाइंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम रैंडम एलोकेशन उसकी जो है वो डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, टॉसिंग के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, कॉइन्स के थ्रू कर सकते हैं, कंसील्ड इन्वेलप के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं ना। ठीक है, ब्लाइंडिंग का एक सेपरेट टॉपिक जो है वो बायसनेस ब्लाइंडिंग, ये सेपरेट टॉपिक मैं आपको थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगी क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो सेपरेटली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो है ना रैंडमाइजेशन एलोकेशन बायस से भी आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। रैंडमाइजेशन जो है वो ये चीज़, एक तो ये कि एलोकेशन बायस से प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि अगर मेरे पास 10 पेशेंट एक तरह के कंडीशन से आए हैं और उनका एक ही इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से मुराद होती है कि इस तरह के पेशेंट को मैंने अपनी रिसर्च में नहीं रखना, और इंक्लूजन क्राइटेरिया से मुराद होती है इस तरह के पेशेंट को मेरी रिसर्च में आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर कहती हूँ कि 50 ईयर्स से अबव पेशेंट को मैंने अपनी रिसर्च में नहीं रखना, लेस देन 50 ईयर्स से रखना, तो मेरे पास एक ही तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर मैं उनको रैंडमली जब ग्रुप्स में एलोकेट करती हूँ तो वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है जो कि हमें पीछे कंट्रोल ट्रायल्स में देखने को मिल रही थी। तो इस वजह से एलोकेशन बायस पे जो है वो काम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट में वो हम लोगों को यहाँ पर बताता है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ट्रायल्स होते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक होता है फैक्टोरियल ट्रायल, क्रॉस ओवर ट्रायल या फिर क्लस्टर रैंडमाइज ट्रायल, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल ट्रायल्स में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रुप होता है ना, उसको बोथ इंटरवेंशन कंडीशन भी मिल रही है और उसको जो है वो कंट्रोल कंडीशन भी मिल रही हैं। हम लोग एक दफ़ा इसको जो है ना यहाँ पर बुक पे देखते हैं, उसने हम लोग को इसकी एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले वो कहता है कि परहैप्स अ कंट्रोल एंड टू इंटरवेंशन ग्रुप अदर ट्रायल्स फैक्टोरियल ट्रायल एग्जामिन द इफेक्ट of more than one intervention by randomly allocated all subject to receive either one intervention or its control and then randomizing the same subject also to receive another intervention or its control। हो सकता है कि मेरे पास एक, जैसे कि उससे बड़ी अच्छी यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दी हुई है, अगर हम लोगों ने शोल्डर के ऊपर देखना है पेन का, तो वो कहते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी हम इसमें देख सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड भी दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने एक ग्रुप था, हमने उसको पहले इंटरवेंशन दी, ठीक है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी दी, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी दी, ठीक है, और उसी ग्रुप को हम लोगों ने दोबारा से जो है वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी। तो इस तरह हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें दोनों जो है ना वो उसका इफेक्ट देखने को मिल गया शोल्डर पेन वाले पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। इसको वो फैक्टोरियल ट्रायल कहते हैं। फिर हमारे पास आता है क्रॉस ओवर ट्रायल्स। क्रॉस ओवर ट्रायल वो वाला ट्रायल है जिसमें हमारे पास एक ग्रुप को जो है वो एक ग्रुप को कंट्रोल कंडीशन भी मिल रही है और वो भी मिल रही है। देखिए उसमें लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट रिसीव बोथ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल कंडीशन इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि उसने हम लोग को प्लांटर फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर के बारे में बताया कि रिसीव्स अ पीरियड ऑफ सीरियल कास्टिंग फॉलोड बाय पीरियड ऑफ नो कास्टिंग और टू अ पीरियड ऑफ नॉन कास्टिंग फॉलोड बाय पीरियड ऑफ कास्टिंग। मतलब एक ग्रुप, दो ग्रुप से, ठीक है। एक ग्रुप को पहले हम लोगों ने इंटरवेंशन दी और फिर कंट्रोल दी, फिर हम लोगों ने दूसरे ग्रुप को जिसको हमने पहले इंटरवेंशन दी थी उसको हमने कंट्रोल दिया, और फिर दूसरी तरफ से हम लोगों ने दूसरे ग्रुप को जिसको पहले कंट्रोल दिया था उसको इंटरवेंशन दी। तो सिंपल वर्ड्स में यही बात है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल। क्लस्टर ग्रुप से पता चल रहा है, इसमें हमारे पास एक ग्रुप होता है और उसको ग्रुप ऑफ पीपल को जो है ना हम लोग इंटरवेंशन देते हैं, जिसमें वो कहते हैं सब्जेक्ट रादर देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड groups of subjects rather than individual subjects are allocated randomly to intervention and control condition, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। फिर हमारे पास एक तरह का ट्रायल होता है जिसको हम कहते हैं N1 रेंडमाइज्ड ट्रायल, ठीक है। N1 रेंडमाइज्ड ट्रायल से क्या मुराद है? N1 रेंडमाइज्ड ट्रायल से मुराद ये है कि हमारे पास जो है ना वो एक ही पेशेंट है, हम लोगों के पास एक पेशेंट जो कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ किया, मैंने उसको पहले इंटरवेंशन अप्लाई दी, उसको उसी को मैंने कंट्रोल भी अप्लाई किया, यानी उसको मैंने ट्रीटमेंट भी अप्लाई किया और फिर कंट्रोल कंडीशन भी अप्लाई की। सारी स्टडी मेरी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हुई और फिर मैंने उसके केस को क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। उसको हम लोगों ने कहा दीज आर द N1 RCTs। अब वो कहते हैं कि N1 RCTs का नुकसान ये है कि हम लोग चूँकि एक ही इंडिविजुअल के ऊपर सारी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हमारी रिसर्च जो है वो वाइडर ऑडियंस पे जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। ये N1 ट्रायल्स था। फिर हमारे पास आते हैं सिस्टमेटिक रिव्यूज़। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ का मैंने आपको पीछे ओवरव्यू भी दिया था, वही ओवरव्यू इसने अंदर चैप्टर में भी लिखा हुआ है। प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड नैरेटिव रिव्यूज़ होते हैं जो कि पर्सनस ओपिनियन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए नैरेटिव रिव्यूज़ को हम ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हम लोग को पता है कि ये क्या होते हैं। सिस्टमेटिकली हम लोग जो है वो 4, 5 या 6 RCTs या जो भी हमने स्टडीज़ लेनी होती हैं उनके ऊपर जो है वो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। इन सिस्टमेटिक रिव्यू द एम इज़ टू make the review methodology transparent to the reader and to minimize the potential sources of bias. On the other hand, narrative reviews, an expert in the field locates relevant studies and writes a synthesis of what those studies have said, and narrative reviews are attractive to read but they often summarize a vast literature, मतलब वो सिर्फ एक समरी प्रोवाइड करेंगे। However, narrative reviews have fallen out of the favor because of the concern about bias। इसके अंदर कंसर्न हो सकता है बायस का, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी फिलोसफिकल ओरिएंटेशन होगी बंदे की, वो अपनी जो है वो ओपिनियन बीच में इंक्लूड करेगा जो कि इस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और हमें ये बात लाजमी याद रखनी है कि कॉकरेन लाइब्रेरी एक ऐसा सोर्स है जो कि हम लोग को बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है सिस्टमेटिक रिव्यूज़ का, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना एक छोटा सा पॉइंट इसका रह गया, फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले उसने हम लोग को कहा है कि हमारे पास मेटा एनालिसिस क्या होता है। वो मेटा एनालिसिस वो कहते हैं कि कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि हम सिस्टमेटिक रिव्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो कहते हैं दे मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू। देयर इज सम इनकन्सिस्टेंसी इन द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब सिस्टमेटिक रिव्यू। द फर्स्ट सिस्टमेटिक रिव्यूज वर कॉल्ड एज मेटा एनालिसिस, बट ओवर टाइम द टर्म मेटा एनालिसिस केम टू मीन अ क्लास ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज इन द सिस्टमेटिक रिव्यूज। उनको हम लोग ये कहते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसने हम लोग को कहा है कि ये जो रिव्यूज़ होते हैं वो हम लोग जो है वो प्रोस्पेक्टिव ये भी रख सकते हैं, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव भी रख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव से मुराद ये है कि हम लोगों ने फॉरवर्ड इन टाइम देखना है, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव से मुराद है कि पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं हम लोगों ने उनके एविडेंस को कलेक्ट किया और फिर हम लोगों ने उनके ऊपर एक रिसर्च बना दी पहले से मौजूद डाटा के ऊपर, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। जबकि प्रोस्पेक्टिव ये होती है कि अब विद टाइम जो है वो हम लोगों ने पेशेंट के साथ साथ रिसर्चर रिसर्च कर रहा था उसके साथ साथ हम लोगों ने रिसर्चेस को कलेक्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। प्रोस्पेक्टिव रिव्यूज ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट डाटा फ्रॉम हाई क्वालिटी ट्रायल्स पोटेंशियली प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एविडेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये एक बात उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखिए, प्रोस्पेक्टिव रिव्यूज आर डिजाइंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल्स एंड दैट द रिव्यू दिस इंश्योर दैट द डिजाइन ऑफ द रिव्यू कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉलेज ऑफ द ट्रायल रिजल्ट, मतलब वो पहले ही उसको रिव्यू कर देगा बिफोर द फाइनल रिजल्ट हैव कम अप, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल वर्ड्स में था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एविडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, फिर प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस।